नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता में शिवराज सरकार के प्रति विश्वास कायम है। उपचुनाव में विधानसभा की तीनों सीटों में बीजेपी ने 2-1 से जीत दर्ज की। कांग्रेस सिर्फ रेगांव की सीट पर जीत सकी। बड़ी बात है कि रेगांव में 31 साल बाद कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने चुनाव जीता। उन्होंने 12,096 वोटों से बीजेपी की प्रतिमा बागरी को हरा दिया। पृथ्वीपुर में भी बीजेपी ने 15,000 वोट से जीत दर्ज की। रिजल्ट से पहले कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने हार मान ली। नितेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव को जीत की बधाई दी है। वहीं जोबत में बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल को 6,104 वोटों से हरा दिया। जबकि खंडवा में भी 80,000 से अधिक वोटों से पिछड़ने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह ने हार मान ली और वो मतगणना स्थल छोड़कर चले गए। तो कुल मिलाकर इस धनतेरस में जनता ने बीजेपी पर जमकर वोटों की बारिश की। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी चर्चा। बड़ा पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने जीत पर क्या कहा है। प्रदेश की ये विजय चमत्कारी है, विशेषकर पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा। ये दोनों विधानसभाएं कांग्रेस का अभेद गढ़ रही है। पृथ्वीपुर में पिछले 2018 के चुनाव में हमको कुल 12,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर थी। जब हमने प्रारंभ किया था तो ये सोच कर प्रारंभ किया था कि मुकाबला अच्छा हो जाए, ऐसा ना हो कि ठीक से मुकाबला ही ना हो पाए। वहां से बढ़ते बढ़ते और बसपा के अनुपस्थित रहने के बाद भी पिछले चुनाव में 31,000 वोट बसपा को मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का जीतना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चमत्कार से कम नहीं है। ये जनता के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। वैसे ही जोबट हर तरफ ये बात कही जाती थी कि बीजेपी तो एंटी आदिवासी है, आंदोलन हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, हम आदिवासी विरोधी है, ये आरोप हम पे चिपकाए जा रहे थे। 90% से ज्यादा वोट वहां आदिवासी है, ट्राइबल है। चारों जीत रहे और शिवराज बौखला रहे। अब आज मुझे किसी ने बताया कि वो और आरोप लगा रहे हैं, गड़बड़ कर ली बीजेपी ने। अब ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कभी भी किसी राजनीतिक दल का भला नहीं कर सकते। आरोप लगाने और गाली देने से कुछ नहीं होगा। काम तो जमीन पे करना पड़ता है। इसकी जनता ने उनको दे दिया है कि निक्कर वाले के सामने वो बुजुर्ग और बड़े बड़े बाबा और दादा कहां टिक पाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इन बातों को बहुत गंभीरता से लिया था। मैंने 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में भी कहा था, कमलनाथ जी ने कहा था कि हमारा टारगेट अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन है। तब मैंने कहा था कि कमलनाथ जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नेहरू जी ने कहा था, तो नेहरू जी को भी जवाब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो दिया था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में अब मैदान में उतर के आपको जवाब देगा। इसी प्रकार से उन्होंने जो कमेंट्सबाजी की थी, आज उसका परिणाम यह कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सिखाया कि हमारा नौजवान, हमारे कार्यकर्ता इसका जवाब आपको कैसे दे सकते हैं, और आईना कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाया है। पूरे जनमानस में ले जाने में सफल हुए और ये कहें कि पूरे जनमानस की ये जीत है। रेगांव की जनता ये चुनाव लड़ रही थी। परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट होने के कारण एक दम्भ भी था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और ये कहें कि विकास के नाम पे लगभग 35 साल से झूठ परोसा गया था। जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को चेहरा दिखाया, आईना दिखाया, बढ़ती महंगाई। तो आपने सुन लिया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा और विपक्ष पर भी बरसे। अब प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, ये जीत उनको समर्पित है, जनता को समर्पित है। और मोदी जी के जो विकासशील काम है, जो देश को मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है, जनता के हित में जनहित जी काम किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश जी जो काम कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी पर और प्रधानमंत्री जी पर जो जनता का विश्वास है, ये जीत उनको समर्पित है। जीत का श्रेय मैं अपने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया जी और हमारे सतना शहर के विधायक सम्माननीय
सिद्धार्थ कुशवाहा जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, पूर्व विधायक सम्माननीय यादवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक सम्माननीय दादा भाई राजेंद्र सिंह जी एवं हमारे जिला के जिला अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप मिश्रा जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पोलिंग बूथ से लेके मंडल सेक्टर और ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकर्तागण हैं और रेगांव विधानसभा की समस्त जनता को इसका श्रेय। तो प्रदेश के मुखिया, बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद तमाम प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। अब यह उपचुनाव खास क्यों था? चारों सीटों पर उपचुनाव के नतीजे न सरकार बनाएंगे न बिगाड़ेंगे। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर थी। सरकार रहते नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं होना मतलब ये एक अलार्म होगा। कमलनाथ के लिए यह चुनाव जीतना अपना रास्ता खुद बनाने जैसा था। दमोह में जीत के बाद दिल्ली तक उनकी पहले की तरह चलती रही है। उपचुनाव में कांग्रेस का ही मतलब कमलनाथ के पद पर खतरा है। कुल मिलाकर दोनों नेताओं के भविष्य को देखते हुए उपचुनाव बेहद अहम था। ये शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ये चुनाव न ही पार्टी बदलेंगे, न ही सत्ता गिराएंगे या फिर न ही कोई सत्ता पर काबिज होगा, लेकिन इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव होंगे, जब पूर्ण रूप से लोकसभा चुनाव होंगे, तो आखिर उस समय जनता का रुख क्या होगा। क्योंकि इस सेमीफाइनल में, इस उपचुनाव में हमने देखा कि आखिर किस तरीके से आम जनता ने चुना, वो भी बीजेपी को। और इस बीच में हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करें आखिर इस जीत का महत्व क्या है, कांग्रेस कहां पर कमजोर पड़ी, कहां पर मजबूत हुई और बीजेपी अब आने वाले वक्त में क्या रणनीति बनाने वाली है। हमारे साथ इस वक्त सरवर पटेल जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे वो जुड़े हुए हैं, वही दूसरी ओर राम पांडे जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो भी जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वही हमारे साथ प्रभु पटेरिया भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि रेजिडेंट एडिटर है। सबसे पहले रुक करते हैं सरवर पटेल जी, आपका सबसे पहले आपको ढेरों बधाई कि आपने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में अगर हम बात करें तो ये जीत के आखिर मायने क्या है? आखिर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था, कहीं ना कहीं उनको भी ये नतीजे देखकर अब ये समझ में आ गया कि आखिर जनता का रुख क्या है। सचिन जी, सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व पार्टी के संगठन अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और तो हमारे तमाम तक लगे थे भाई नेता, तमाम मतदाता कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को, नकारात्मक भ्रम से बनाए मुद्दों को नकारा और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई। और ये जो आपने पूछा कि इसके बहुत ही स्पष्ट मायने हैं। कांग्रेस को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन कि और इस प्रकार की जो नकारात्मक राजनीति कांग्रेस करती है, जिस प्रकार के अनर्गल शब्दों में दिए भारत के शीर्ष नेतृत्व के लिए, सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के लिए, उससे कांग्रेस सीख लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक जनता और इस प्रकार के उनके नकारात्मक रवैये को सहन नहीं करेगी। ये बहुत ही स्पष्ट इसमें से निकल कर आया है। ठीक है, तो कहने का आपकी तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब इस वक्त में जब जनता ने हमें चुना तो आने वाले वक्त में भी जनता का रुख जो है बीजेपी की तरफ होगा और नकारात्मक की राजनीति जो ढोंग है वो कहने के कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। राम पांडे जी, बधाई के पात्र अगर बीजेपी है तो बधाई के पात्र आप भी है कि आपने भी एक सीट पर जीत दर्ज की है, तो आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो आखिर ये नकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है? जी, 120 का पेट्रोल हो गया और यदि हम जनता के दर्द को समझें और जनता को बताएं, देश को बताएं कि इस 120 रुपए के पेट्रोल से और 100 रुपए से जो ज्यादा का डीजल हो गया है, 1000 का गैस सिलेंडर हो गया है, सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं। इससे जनता त्रस्त है, दोनों टाइम का भोजन नहीं कर पा रही है। ठीक है, महंगाई, ठीक है, महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगार, नहीं आपको बोलने का मौका दूंगा। राजनीति है क्या? नहीं बिल्कुल दूंगा। ये नकारात्मक राजनीति है क्या? ठीक है, चलिए बोलिए। ये नकारात्मक है क्या? यदि जनता पिस रही है, जनता का टैक्स के माध्यम से खून चूसा जा रहा है और यदि हम जनता को जागरूक कर रहे हैं तो ये नकारात्मक राजनीति कैसे हो गई है, बताइए आप। ठीक है, अब आप सवाल पूछिए। ठीक है राम जी, सवाल मेरा आपसे सीधा है।
क्या ये जो रिजल्ट आए क्या वो संतोषजनक है आपके लिए? जी, उतने संतोषजनक नहीं है जितने होना चाहिए थी, लेकिन जनता ने कुछ तो मैसेज दिया है। तो वजह बताइए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चुनाव से पहले हमने देखा था कि विपक्ष पार्टियां जो हैं लगातार मजबूती के साथ उतर रही थी, तमाम आरोप लगाए गए थे, महंगाई का मुद्दा उस वक्त भी था, महिला सुरक्षा का मुद्दा उस वक्त भी था, रोजगार का मुद्दा उस वक्त भी था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता ने बीजेपी को चुना तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप बताएं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जनता में अब गोली मार दी जाए, जनता को फांसी दे दी जाए क्योंकि जनता बीजेपी को चुन रही है। जनता की तो कोई बात नहीं हुई ना। ठीक है। भाई जनता को गोली मार दी जाए क्या, जनता को फांसी दे दी जाए क्या? जनता बीजेपी को चुन रही है। कई कारण है, पूरी सरकारी मशीनरी लगी रही, ठीक है, पुलिस लगी रही, प्रशासन लगा रहा, बूथ कैप्चरिंग हुई। हमारा चुनाव खेल भारतीय जनता पार्टी से नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से था। सारे कैबिनेट मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, मीडिया था, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। और उसके बाद भी खंडवा में क्या हुआ, इनकी जो जीत है वो 2 लाख से कम हुई है। 2 लाख यदि कांग्रेस का वोट बढ़ा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रहेगा यदि 30 साल से इनके पास सीट थी वो हम जीते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पृथ्वीपुर और यहाँ का क्या हुआ है, वो तो आयतित प्रत्याशी थे, आयतित प्रत्याशी को तो कोई भी खरीद सकता है। कल को अंबानी चाहेगा तो 500 विधायकों को खरीद लेगा, एक विधायक को 100 करोड़ देगा, वो किसी का भी विधायक को खरीद के उनको देश। चलिए ठीक है पटेल जी आऊंगा मैं आपके पास, जवाब तैयार रखिएगा। ठीक है पटेल जी आऊंगा मैं आपके पास। प्रभु पटरिया जी, आपको क्या लगता है ये उपचुनाव हुए, रिजल्ट के अब क्या मायने हैं और आप इस तमाम उपचुनाव किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस उपचुनाव यदि देखते हैं तो इस रिजल्ट के बहुत ज्यादा मायने हैं। ये रिजल्ट बताता है कि जो राम पांडे कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जनता, प्रदेश की जनता राष्ट्रीय मुद्दों को, महंगाई के मुद्दे पर समझौता करती है। वो कोविड के बाद की जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं उससे वो समझौता करती दिखती है। लेकिन यहाँ वो ये संदेश दे रही है कि 2 साल बाद जो चुनाव होने हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो अभी खड़ी हुई है। और ये पूरा का पूरा चुनाव ये भी साबित करता है कि कांग्रेस ने जो कर्ज माफी का दांव चला था दिसंबर 2018 के चुनाव में, वो दांव 28 उपचुनाव में भी नहीं चला, वो दांव इन 4 उपचुनाव में भी नहीं चला। तो जनता इस तरीके के प्रलोभन के बजाय जो शिवराज सिंह चौहान का जो डायरेक्ट बेनिफिट का जो काम है उनका, कि सीधे खाते में पैसे डाल रहे हैं, लोगों को जो सुविधाएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उस पर ज्यादा भरोसा कर रही है। वो केवल वादों पर नहीं जाना चाहती, अब जो सामने है उससे जो मिल रहा है वो लेना चाहती है, और इसलिए वो इधर समर्थन देती हुई दिख रही है। ये कांग्रेस के लिए खुश होने वाली बात जरूर है कि 31 साल बाद उनने जो है रहगांव सीट जीत पाए वो, लेकिन वहां की परिस्थितियां कुछ और होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये है कि खंडवा जैसी सीट जहां पर कि उनको लग रहा था कि पूरी दमदारी से जीतेंगे लोकसभा का, जिससे देश भर में एक संदेश जाता, वो नहीं जीत पाए। पृथ्वीपुर जो उनकी विधानसभा सीट थी जीती हुई, वो नहीं बचा पाए। बिल्कुल। जोबट जो है वो सीट से कांग्रेस का जो संभावित उम्मीदवार था वो चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है और भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। बिल्कुल। इस उपचुनाव का एक संदेश ये भी है कि कांग्रेस अपने विधायक नहीं संभाल पाई। जिस तरीके से यदि हम देख रहे हैं कि जो 28 उपचुनाव हुए थे उसके बाद भी विधायकों का जाने का सिलसिला बाकी था। और दमोह में जो कांग्रेस को जो माइलेज मिला था, दमोह की जीत, पूरी सरकार एक तरफ, जैसे राम पांडे कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव लड़ा, सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन था, ये भी मान लें, उसके बावजूद कांग्रेस वहां पर चुनाव जीती थी। तो फिर यहाँ क्या कमजोरी रह गई कांग्रेस को कि वो 3 सीटें हार गई? ठीक है राम पांडे जी, जवाब दीजिए आप। आपने खुद कहा कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम मुद्दे आपने गिना दिए, लेकिन जो व्यक्ति या फिर जो आलाकमान अपनी पार्टी को सजो कर नहीं रख पा रहे हैं, वो आखिर किस तरीके से दावे खेल पाएंगे, किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? हमारे जो एडिटर हैं उन साथ तो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि वो कैंडिडेट जो आपकी पार्टी में है, सालों से आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है, अचानक से वो बीजेपी में जाता है और बीजेपी से जीत दर्ज करता है, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है आपके लिए? ये उसको गोदी में बैठा के रखें, दूध की बोतल उसके मुंह में दे दें, बाहर से ताला बंद कर दें उसका कमरे का। तो राम जी आप हार तो रहे हैं, राम जी आप हार तो रहे हैं, आपकी पार्टी कमजोर तो हो रही है, कुछ तो करना होगा आपको। अगर ऐसे आप करते रहेंगे, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो ये देश की इतनी बड़ी पार्टी थी आप, अब ये कितने कमजोर होती जा रही है? आप खुद कहते हैं ना, आप खुद कहते हैं ना कि विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। कैसे होंगे मजबूत आप? जी जिस दिन मीडिया चाहेगा मजबूत हो जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, सत्तवन सिन्हा कैसे चले गए? वो
उनको क्यों नहीं रोका इन्होंने? यशवंत सिन्हा को क्यों नहीं रोका? मुकुल रॉय को क्यों नहीं रोका? बाबुल सुप्रियो को क्यों नहीं रोका? नाना पटेल को क्यों नहीं रोका? कितने नाम है? मध्य प्रदेश में कई लोग चले गए, रामकिशन कुशवाहा गए थे, सरताज सिंह गए थे, उनको क्यों नहीं रोका? विष्णु कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नालायक है, उनको क्यों नहीं रोका? भाई जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। आप 100 करोड़ 50 करोड़ विधायक को देंगे? अरे जब अंबानी अडानी हमारे प्रधानमंत्री को खरीद सकते हैं तो 100-50 करोड़ में विधायक को बिकना कौन सी बड़ी बात है? कौन नहीं बिक रहा है भाई? आज देश में सब तो बिक रहे हैं। आपने चुनाव में क्या किया भाई? लोगों पर पेट भरने के लिए खाना नहीं है, आपने 10-10 हजार के पैकेट दे दिए। क्यों नहीं देंगे वोट? उन पर पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है, आपने उनको 5-5 हजार 10-10 हजार के पैकेट दे दिए, दारू बंटवा दी, तो क्यों नहीं देंगे वोट? आपने जहां 25-50 लाख चुनाव में खर्च होते हैं, आपने 20-20 करोड़ रुपया वहां खर्च कर दिया। आपने दारू पानी की तरह बहा दी, आपने पैसा पानी की तरह बहा दिया। क्यों नहीं मिलेगा आपको वोट? ठीक है, तो आपकी कुछ विचारधारा तो होनी चाहिए। आप बताइए, जो कहते हैं प्रधानमंत्री चोर है उसको आप अपनी पार्टी में ले आते हैं, जो कहता है शिवराज सिंह किसानों का हत्यारा है उसको आप टिकट दे देते हैं। कुछ तो विचारधारा रखिए कि किसी भी हरे गहरे नत्थु गहरे को आप टिकट दे देंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर राज करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है कब तक कांग्रेसियों की चप्पल उठाएंगे? कांग्रेसी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी चप्पल उठाते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान कीजिए, वो बेचारे चप्पल ही उठाते रहेंगे। कांग्रेस को क्या है? यदि यहाँ कांग्रेस में विधायक नहीं बन पा रहा है तो बीजेपी में जाके बन जाएगा। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो विधायक बन रहा है। आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री है, आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में राज्यपाल है, आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या करेगा? केवल दड़ी बिछाएगा। कांग्रेस के पास तो दोनों ऑप्शन हो गए आज की तारीख में, कांग्रेस से विधायक बन जाता है, नहीं बनना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। राम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी में आपका कार्यकर्ता जाके केंद्रीय मंत्री बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी में जाकर राज्य में मंत्री बन जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं विरोध नहीं कर रहा है। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि वहां क्या कमजोरियां रही, उस पर बात कीजिए। आप फोकस वहां कर रहे हैं जो अपना पॉइंट नहीं है फोकस का। ठीक है, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, शिवराज सिंह और मोदी को ठीक है, अरे मौका तो दीजिए राम पांडे जी, ठीक है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं ना। आपने इतने आरोप लगा दिए, आपने इतने आरोप लगा दिए, आपने इतने सारे नाम, आपने इतने सारे नाम भी वो कर दिए, बता दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पटेल जी, पटेल जी, मेरे साथ में जो प्रवक्ता थे जो आपको गालियां देते थे, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए पांडे जी, बताइए कुछ तो विचारधारा होनी चाहिए। ठीक है पांडे जी, जो प्रवक्ता मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी में कहते थे ये प्रधानमंत्री तो चोर है, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बने बैठे हुए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पांडे जी, आऊंगा मैं आपके पास, उनको बोलने का मौका तो दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको समय नहीं दे रहा। पटेल जी, क्या आपने ऐसे वोट हासिल किया है? शराब पिलाकर, पैसे बांटकर, कपड़े बांटकर, क्या आपने लालच देकर वोट प्राप्त किए हैं? सचिन जी, मुझे बातों का देने दें जी, जी। घमंड है क्या? आपके नेताओं को आप बोल रहे हो कि अकेरा गेरा नत्थु गेरा, ये क्या है? आपके ही नेता हैं वो, उनको आप एरा गेरा नत्थु गेरा बोल रहे हो? कैसा अभिमान है आपका? और कैसे भरे हो आप? कितना दम है? और साथ में हताशा। मेरी आवाज आ रही है सचिन जी आपको? आ रही है, आ रही है। राम जी, क्या आपको मिल रही है आवाज पटेल जी की? नहीं, बीजेपी प्रवक्ता की नहीं प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये इस खामी को मैं और नहीं, जो हमारे गेस्ट बैठे हुए उनकी जो गेस्ट बैठे हुए उनकी भी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। ये निष्पक्ष, अभी इन्होंने सवाल उठाया है कि हम मीडिया से भी लड़ाई लड़ रहे थे। ये निष्पक्ष प्रश्न उठाते, ये अपने नेताओं को भ्रष्ट बोलते, एरा गेरा नत्थु गेरा बोलते, ये क्या इनका? अरे आत्ममंथन आपको करना चाहिए, आत्मचिंतन आपको करना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि आपको करे कौन? आप हताशा में चिल्ला चिल्ला कर बात और कुछ भी। अरे भैया, आप सकारात्मक राजनीति कीजिए, ये नकारात्मकता को छोड़िए। संवाद आपको अपने नेताओं से करना नहीं है, जो जनता के बीच में मजबूत नेता है उनसे आपके बात करना नहीं है, जो प्रतिबद्धता वाले नेता है, जो अनुभवी नेता है। आज सुलोचना रावत जी 3-3 बार की चुनाव लड़ी थी, उनका परिवार में 10-10 बार में उन सुलोचना रावत जी मंत्री रही थी, उनके लिए आप एरा गेरा नत्थु गेरा, और आप अनर्गल शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि हम उनको गोदी में बिठाएं। हम
ये क्या बदतमीजी है? इस प्रकार की हल्की भाषा का उपयोग हमारा आओ चप्पल, मेरी भी गुलामी करोगे, सबकी करोगे, पूरी कांग्रेस की गुलामी करोगे आप। चाहिए ऐसी बदतमीजी वाली बातें आपकी गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है। आप बदतमीजी आपको गुलाम रहना पसंद है, नौकर रहना पसंद है कांग्रेस का। 70 साल से कांग्रेस के नौकर थे, अब कांग्रेस के हमारे जो लोग उधर जा रहे हैं उनके नौकर बनोगे आप। आपको सबक सिखाया है। आप कह रहे हो ना कि भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्यकर्ता क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहा है, तो रिजल्ट आपके सामने जरा आंकड़े देख लीजिए। चलिए ठीक है पटेल जी, राम पांडे जी और प्रभु जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस से डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे।